भारत का संविधान भाग 2। पिछली ही वीडियो की कड़ी में इस वीडियो में भी हम भारत के संविधान के बारे में और नई बातें जानेंगे। इस संविधान का जब सबसे पहली बार प्रकाशन हुआ उस समय यह संविधान अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में लिखा गया था, परंतु आज के समय में यह संविधान भारत की सभी मुख्य भाषाओं में लिखा जा चुका है एवं भारतीय बाजारों में उपलब्ध भी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संविधान अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां या परिशिष्ट। अनुच्छेद संविधान का वो हिस्सा है या वो वाक्य हैं जिनसे संविधान की मुख्य भूमिका बनती है। मिसाल के तौर पर जैसे भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, भारत के प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, या एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था से किस प्रकार का व्यवहार करेगी एवं उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, यह सभी चीजें अनुच्छेद में बताई गई हैं। जिस प्रकार से किसी किताब के अंदर अध्याय होते हैं उसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी भाग हैं, या यूं कहे अध्याय को ही संविधान में भाग का नाम दिया गया है। और आज के समय में भारतीय संविधान में 25 अध्याय या 25 भाग शामिल हैं और यह 448 अनुच्छेद इन 25 अध्यायों में बटे हुए हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान एक कानूनी किताब है। ऐसे में कई बार जब ऐसी किताबें लिखी जाती हैं तो एक प्रवाह में हर चीज को नहीं बताया जा सकता। ऐसे में किसी चीज को विस्तृत रूप से बताने के लिए उन्हें अलग हिस्सों में लिखा जाता है और उन्हीं को हम अनुसूचियां कहते हैं या सेकेंडरी लिस्ट या शेड्यूल्स कहते हैं। अर्थात एक किताब के अंदर सारी चीजें लिखने के बाद कुछ पन्ने जो उस किताब में सही रूप से जहां नहीं लगा पाए गए उनको आखिर में जोड़ा गया है और इन आखिर में जुड़े पन्नों को ही शेड्यूल्स या अनुसूचियां कहते हैं। भारतीय संविधान में यह कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय संविधान में लिखा है कि संसद और राज्य की विधानसभाओं के बीच में मुद्दों का बंटवारा होगा, परंतु यह क्या मुद्दे होंगे और इनमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, यह सभी चीजें अनुसूचियों में लिखी गई हैं और जो संविधान के आखिर में लगाई गई हैं। ऐसे कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बाद भारतीय संविधान में परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं। परिशिष्ट संविधान का वो हिस्सा है जहां अत्यंत विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता थी, या यूं कहें कि वह अपने आप में एक बहुत बड़े कानून या अपने आप में एक छोटा सा संविधान ही था। ऐसे कुल मिला के भारतीय संविधान में आज के समय में 5 परिशिष्ट शामिल हैं। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान को ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो उसको इतना महत्वपूर्ण बनाता है। मिसाल के तौर पर अनुच्छेद 79 संसद का गठन। इसमें संविधान हमें यह बताता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम पर राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अर्थात भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर होगा या यूनियन गवर्नमेंट होगी, जिसको हम संघ भी कहते हैं, उस गवर्नमेंट के लिए, उस सरकार के लिए हमें एक संसद बनानी होगी। वो कहते हैं एक संसद होगी, अर्थात इसको होना ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है, जब संविधान सभा में लोग बैठे थे, उन्होंने जब ये किताब बनाई, उन्होंने जब संविधान लिखा, उन्होंने ऐसी बातें कही कि किसी चीज को करना होगा या कोई चीज होगी, इसका अर्थ है उसको बनाना अनिवार्य है। ऐसे में उन्होंने इस अनुच्छेद में जिस प्रकार लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी, अर्थात एक संसद का होना अनिवार्य है जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ऐसे में संसद को बनाने के लिए उसमें एक राष्ट्रपति एवं 2 सदन, जिन्हें हम राज्यसभा और लोकसभा के नाम से संबोधित करेंगे, उनका होना आवश्यक है। अगर यही चीज अंग्रेजी में कहें तो भारतीय संविधान कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, दैट इज द गवर्नमेंट, विच शैल कंसिस्ट, अर्थात उसका होना अनिवार्य है, विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल, जिसमें हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा को कहा गया है। इसी प्रकार एक और अनुच्छेद जो खास रूप से हम देखते हैं वह है अनुच्छेद 74। इसमें हमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की भूमिका के बारे में बताया गया है। इसमें संविधान हमें यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अर्थात एक मंत्री परिषद का होना अनिवार्य है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी कि उस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री को होना पड़ेगा और राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात
जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, उनको जो भी कार्य करने हैं उनके लिए उन्हें भारत में एक मंत्री परिषद की सहायता लेनी अनिवार्य होगी और उन्हीं के हिसाब से राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। अर्थात राष्ट्रपति कोई भी फैसला अपने मन मुताबिक या अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। उनको इस बहुत बड़ी मंत्री परिषद की सलाह लेनी ही होगी और जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। अंग्रेजी में कहें तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना अनिवार्य है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, उनका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। टू एड एंड एडवाइस, मदद करने के लिए, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल, जिसको करना ही होगा, शैल का अर्थ है करना ही होगा, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विथ सच एडवाइस, अर्थात जो भी प्रेसिडेंट कार्य करेंगे, जो भी राष्ट्रपति कार्य करेंगे, उनको उस सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। अनुच्छेद 75 भाग 3, तीसरा अनुच्छेद जो अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाता है वह यह है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसका मायने यह है कि जितने भी मंत्री चुने जाएंगे या जो भी सरकार का हिस्सा होगा वह लोकसभा के प्रति, ध्यान देने योग्य बात है कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, वह भी सामूहिक रूप से। अर्थात अगर एक मंत्री भी गलती करता है तो वह पूरे मंत्री परिषद का ही दोष माना जाएगा और उनको सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना होगा। अर्थात प्रधानमंत्री जो उनके मुखिया हैं वह या सभी मंत्री सामूहिक रूप से उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत का संविधान हमें आगे यह भी बताता है कि भारत की राजनीति को संघीय या फिर फेडरल रूप में चलना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की जो संरचना होगी वह टुकड़ों में बटेगी। अर्थात मुख्य रूप से केंद्र सरकार एवं राज्यों में राज्य सरकारों का होना आवश्यक होगा और इसी प्रकार हमें स्थानीय सरकारें भी बनानी होंगी और इसी को ही हम फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचा भी कहते हैं। और इन सब श्रेणियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो मुख्य बात यह रहेगी कि इनके बीच में सत्ता का हस्तांतरण यानी कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके अंदर अधिकारों का भी बंटवारा होगा और बताया जाएगा कौन सा हिस्सा क्या कार्य करेगा और कौन सा हिस्सा क्या कार्य नहीं करेगा या वह उस कार्य को करने के लिए असक्षम है। यह बात भी हमें संविधान से ही पता लगती है और संविधान हमें यह भी कहता है कि बिना किसी जायज़ कारण के एक हिस्सा दूसरे हिस्से के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा या नहीं कर सकता और अगर उन्हें करना भी है तो उसके लिए वैध कारण होना अनिवार्य है। संघ के इस ढांचे को संभालने के लिए हमें संविधान यह भी बताता है कि केंद्र के अंदर सबसे उच्च पदवी पर हमारे पास राष्ट्रपति होंगे जिनकी मदद के लिए प्रधानमंत्री एवं उनकी परिषद काम करेगी। इसी प्रकार राज्यों के अंदर हमारे पास गवर्नर या राज्यपाल होंगे और प्रधानमंत्री की ही तर्ज पर हमारे पास मुख्यमंत्री भी होंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान हमें यह भी बताता है कि भारत एक गणराज्य देश होगा, यह एक गणतंत्र होगा। अर्थात भारत का जो प्रमुख हैं यानी कि राष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति चुनावों के द्वारा होगी एवं उनका कार्यकाल भी सीमित होगा। तो हम यह कहें कि गणतंत्र शब्द की परिभाषा यही है कि मुखिया का चुनाव हो और उनका एक सीमित कार्यकाल हो, जैसा कि हमें किसी आम तौर पर मोनार्की यानी राजशाही में नहीं मिलता जहां पर वंश के अनुसार ही राजा का चुनाव होता है। भारत के अंदर यह चुनाव हर 5 साल में होना अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अपरोक्ष या इनडायरेक्ट वे में होता है। भारत की आम जनता सीधे सीधे रूप में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, अपितु इसके विपरीत भारतीयों द्वारा चुने गए मंत्रियों एवं परिषदों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत का संविधान हमें और भी कुछ खास बातें बताता है। मिसाल के तौर पर संविधान यह कहता है कि भारत में कार्यकारी, विधायिका और न्यायतंत्र अर्थात एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे या अर्थात वह एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वह अपने आप में सर्वोच्च होंगे। परंतु अनूठी बात यह है कि संविधान इसके साथ ही साथ यह ताकतें भी इन तीनों ही स्तंभों को देता है कि अगर कोई एक स्तंभ किसी प्रकार की गलती करता है तो दूसरा स्तंभ एक दूसरे को वैध रूप से ठीक कर सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार देता है जिसमें मुख्य रूप से न्याय, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं।
न्याय के अंदर भारतीय संविधान हर भारतीय नागरिक को मुख्य रूप से 3 प्रकार के न्याय देने का वादा करता है, जिसमें शामिल हैं सामाजिक या सोशल न्याय, आर्थिक या इकोनॉमिक न्याय या राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल न्याय। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान हर नागरिक को कहता है कि अगर भारत में रहते वक्त अगर आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है या आप किसी भी प्रकार का जुल्म या अत्याचार होता है, जिसमें खास तौर पर सामाजिक अत्याचार या आर्थिक अत्याचार या राजनीतिक अत्याचार शामिल है, तो ऐसे में भारतीय संविधान आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। इसी प्रकार भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को प्रतिष्ठा और समानता के अवसर भी प्रदान करता है, अर्थात वह यह कहता है कि आपको सभी व्यक्तियों के सम या समान माना जाएगा और आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार भारत का संविधान हर नागरिक को कई प्रकार की स्वतंत्रता का भी विश्वास दिलाता है और हमें किसी भी प्रकार के विचार या थॉट्स रखने की स्वतंत्रता देता है। वह यह भी कहता है कि आप अपनी बात को किसी भी अभिव्यक्ति या किसी भी एक्सप्रेशन के द्वारा बता सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का विश्वास रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्तियों को आपके उस विश्वास का समर्थन हो या ना हो, परंतु आपको इस विश्वास को रखने से नहीं मना किया जाएगा। आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं एवं किसी भी गुरु या किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, एवं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आप ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और यही भारत के संविधान की मुख्य बात है। इसके अलावा भारतीय संविधान के सबसे अनूठी या सबसे विचित्र बात यह है कि वह इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने आप को परम या पूर्ण या एब्सोल्यूट किसी भी रूप में नहीं मानता है। और संविधान साथ ही साथ यह भी कहता है कि इस किताब में अर्थात इस संविधान में जो भी लिखा है उसे अपरिवर्तनीय या दृढ़ ना माना जाए या नॉट मॉडिफाइबल या रिजिड ना माना जाए। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वक्त या तत्कालीन रूप में विधायिका को अर्थात संसद को यह प्रतीत होता है कि अगर समय की मांग के अनुसार संविधान में फेरबदलाव की आवश्यकता है तो ऐसे में वह उसे बदल सकते हैं या किसी खास अनुच्छेद को वो हटा सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं या उसमें किसी प्रकार की तब्दीली भी कर सकते हैं। और यही भारत के संविधान की अत्यंत अनूठी बात है। और इसके साथ ही साथ भारत का संविधान यह भी कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को, जिसमें भारत के आम नागरिक भी शामिल हैं, अगर उन्हें लगता है कि संविधान में निहित कोई भी बात अगर उनको उपयुक्त या उचित नहीं लगती तो वह ऐसे में उस विषय या उस खास अनुच्छेद को उचित न्यायालयों में जाके चुनौती दे सकते हैं। और यह चीज़ हम संविधान की बदलती संरचना को देखते हुए पहचान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भारत के संविधान को अब तक कई बार बदला जा चुका है और यह सभी बातें उसमें निहित एक शब्द संशोधन के कारण ही संभव हो पाई हैं। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय संविधान को एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है एवं इसके बनाने वालों ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। परंतु जब यह शुरुआती चरणों में था, इस संविधान पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए और यहाँ तक कहा गया कि यह एक पश्चिम की गुलामी युक्त नकल है, या यूं कहें पश्चिम के संविधानों को नकल कर करके इसे बनाया गया है और यह किसी भी प्रकार से आम भारतीयों के अनुकूल नहीं है। और कई लोगों की यह आशंका भी थी कि यह संविधान ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा और इसे जल्द ही बदलना पड़ेगा। परंतु यह तथ्य आज इतने सालों के बाद बेबुनियाद सा लगता है एवं इतना समय बीत जाने के बाद जब हम यह देखते हैं कि यह संविधान आज भी सुदृढ़ रूप से चल रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह उन सभी आशंकाओं को गलत साबित करने में भी सफल हुआ है। धन्यवाद।